क्या बात, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक जी और दीपक जी, आपको जल्दी रेखा जी और नीतू जी को सुना देते हैं। देश के 2 प्रमुख अखबार हैं, दैनिक भास्कर और नवभारत, और दोनों में आप महिलाओं पर खूब लिख रही हैं नीतू जी, और मैं इनको प्रतिदिन पढ़ता हूँ। आज भी दोनों ने भास्कर ने महिला विशेषांक निकाला है और रेखा जी ने भी आज आधे पेज की स्टोरी की है। और तो हम रेखा जी को सुनना चाहेंगे कि महिलाएं जो ताकतवर, आपने जो बायोपिक बनती है फिल्मों पर और जागरूक करती फिल्में, आप रेखा जी शुरू कर। माइक कहाँ गया है मैडम? ले तो नहीं गई आप माइक? नहीं है मेरे पास है। हाँ सॉरी, मजाक क्षमा चाहता हूँ, माइक मजाक किया है जी। रेखा जी, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को अपना नमस्कार कहना चाहूँगी। आप एंटरटेनमेंट एडिटर हैं? मेरा नाम है रेखा खान। मैं नवभारत टाइम्स में फीचर्स और एंटरटेनमेंट एडिटर हूँ और मैं देरी से आने के लिए बहुत माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं CST से आ रही हूँ क्योंकि हमारी ऑफिस वहीं है और आप लोग समझते होंगे कि दैनिक अखबार में छुट्टी जो होती है वो मिलती नहीं है। बहुत सारा काम होता है हमें, बहुत, और एंटरटेनमेंट के फील्ड में तो बहुत कुछ हो रहा है, तो बहुत सारा काम होता है। शुरुआत में इसी से करना चाहूँगी। मजाज लखनवी साहब का एक शेर है, तेरे माथे पे यह आंचल सजता है बहुत खूब, तेरे माथे पे यह आंचल सजता है बहुत खूब, तो इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। आप ये शेर जो मुझे लगता है ये समय समय पर हर दौर में, हर
परिस्थिति में, हर हालात में हर औरत के ऊपर है। ये जिस समय मजाज साहब ने लिखा होगा, उस वक्त जो हालात थे, उस वक्त देश के जितनी महिलाओं की समस्याएं थी, उस पर उन्होंने लिखा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज भी तो हम कह रहे हैं कि हम बहुत एम्पावर हुए, हमें एम्पावर होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सशक्त होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है, ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, और यहाँ पर जितनी भी मौजूद महिलाएं हैं वो ये बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखेंगी कि हम लोगों को एक औरत होने के नाते एक कहते हैं ना, अंडर करंट लड़ाई लड़नी पड़ती है। जैसे हम पैदा होते हैं वहीं से, घर पे भी या ऑफिस प्लेस में या बाहर, एक हमारा जो एक महिला होने का जो अस्तित्व होता है, वहीं से हमारी एक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन खैर, ये एक अलग मुद्दा है जिस पर एक बहुत लंबी बहस चल सकती है। चूँकि आज एक एंटरटेनमेंट एडिटर हूँ, तो मैं वहाँ पर से आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पर वैसे बहुत सारे ज्ञानी और गुणी लोग मौजूद हैं, लेकिन मैं अपना जो एक विषय जो है, जो आज मैंने सुबह ही एक आर्टिकल लिखा है कि आज हम देख रहे थे, हम पीछे मैं एक 8-10 साल से देख रही हूँ कि फिल्मों में विमेन एम्पावरमेंट के लिए विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट जैसे कि अभी उनकी गंगूबाई आई, या अभी यामी गौतम की अभी जो आर्टिकल 370 आई, तो काफ़ी इन हीरोइंस को बहुत ज़्यादा श्रेय दिया जाने लगा कि अरे वाह, देखो एक सिनेमा में एक परिवर्तन ले आई, एक शिफ्ट ले आई कि ये लोग धारा, मतलब मेन धारा में आ गई। एक समय था सारी हीरोइनें जो होती थी वो एक सजावटी गुड़िया होती थी, एक शो पीस होती थी, पेड़ के इर्द गिर्द नाचती गाती थी, रोती थी, और हीरो का एक लव इंटरेस्ट प्ले करती थी। लेकिन मेरे करियर की शुरुआत, केशव जी तो जानते हैं, जी मैगजीन से हुई है। मतलब मैं कॉलेज में थी और जी मैगजीन एक हुआ करती थी सरिता सारिका की तरह। तो वो समय से हमारी एक जो एंटरटेनमेंट और एक मनोरंजन की जो एक पत्रकारिता की ट्रेनिंग हुई है, तब हमारा एक कॉलम चला करता था इसाक मुजावर साहब का। वो कॉलम में आता था गीत गाता चल, तो उसमें बहुत सारा संगीत, बहुत सारा सिनेमा को जानने का और पढ़ने का मौका मिला। तो उस वक्त एक फिल्म 1938, या मुझे सन बराबर याद नहीं है, लेकिन ये 30s और 40s की फिल्म है, शांता आप्टे की फिल्म थी, दुनिया न माने। उसमें अगर आप लोगों को याद होगा, उसमें पहली बार मतलब एक दहेज के मुद्दे को उठाया गया था, और शांता की शादी एक अपने से एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी से कर दी जाती है, और उसके जो सौतेले बच्चे हैं वो शांता की एज के हैं, उतने ही यंग हैं। तो वहां पर पहली बार एक दहेज प्रथा और एक बेमेल विवाह, उसको लेकर के एक मुद्दा उठाया गया। उसके बाद जब हम आगे आते हैं तो शांता हुबलीकर, शांता आप्टे, ये शांता हुबलीकर और शांता आप्टे, इन दोनों की फिल्में मराठी में भी बनी, कुंकू और इन नाम से। आदमी एक और फिल्म आई थी। आज हमारा समाज थोड़ा सा और ज्यादा कहते हैं ना सभ्य हो गया है, हम वेश्या नहीं बोलते हैं, हम कहते हैं सेक्स वर्कर। तो उस जमाने में शांता हुबलीकर ने सेक्स वर्कर के ऊपर एक बहुत ही कमाल की कहानी लाई थी। या फिर अगर हम देविका रानी को देखें तो अछूत कन्या, अगर आपको याद होगी, आज भी मतलब मैं गढ़वाल से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, और मैं कह सकती हूँ कि हमारे पहाड़ में, मैं राजपूत ठाकुर हूँ मेरे मायके की तरफ से, तो खान तो खैर शादी होके हुई हूँ मैं। तो आज भी मैं गढ़वाल में देखती हूँ कि जो हमारे यहाँ पर जो है जाति प्रथा है वो बहुत मजबूत है। आज भी हम लोग वहां पर गढ़वाल में ना डोम का छुआ हुआ पानी नहीं पी सकते हैं, अगर उनसे हमारा छुआ मतलब हम छू गए तो हमें नहाना पड़ता है। तो ये परंपरा आज भी वहां पर है। आज हम कहते हैं कि हम चूंकि शहरों में हैं तो हम शहरों की उन्नति देखते हैं, लेकिन इंटीरियर्स में अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति नहीं बदली है। तो देविका रानी की जो 1940 में जो फिल्म आई थी अछूत कन्या, अशोक कुमार की, ये उसी पर थी। देविका रानी उसमें अछूत कन्या बनी थी, मतलब कि दलित लड़की एक बनी थी, और अशोक कुमार जो थे वो बहुत ऊंची जाति के थे, और किस तरह से उनमें प्रेम होता है, किस तरह से संघर्ष होता है, और फिर कैसे उनको समाज नहीं स्वीकार करता। या अब आज हम कहते हैं कि औरतें अपने सेक्सुअलिटी को लेकर के बहुत ज्यादा मुखर हैं। आज औरतें अपनी सेक्सुअलिटी पे बात कर सकती हैं। आज एक अपने जो उनकी सेक्सुअल जो उनकी प्रेफरेंस है उसको लेकर के आज हमारे OTT के तमाम सीरियल्स पर बातें हो रही हैं, औरतों के ऑर्गेज्म पर बातें हो रही हैं, हम पीरियड्स पे बातें कर रहे हैं, हम विवाहित संबंधों पर बात कर रहे हैं, हम उसकी सेक्सुअलिटी पे बात कर रहे हैं। लेकिन कर्मा में देविका रानी जी ने ही पहला किसिंग सीन दिया था, और एक तरह से वहां सेक्सुअली औरत को बोल्ड किया था। तो मैं इस पॉइंट पे आना चाहती हूँ कि आज
ये बहुत अच्छी बात है कि आज की जितनी भी हमारी जो यंग एक्ट्रेस हैं, चाहे वो आलिया भट्ट होने दीजिए या प्रियंका चोपड़ा होने दीजिए या रकुल प्रीत होने दीजिए, जैसे कि उन्होंने एक छतरी वाली में काम किया, लेकिन उससे पहले 30-40 के दशक से ही महिला सशक्तिकरण को फिल्मों में सशक्त करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका था। अभी फिल्म जो आई थी आर्टिकल 370, उसमें यामी गौतम की बहुत तारीफ हुई कि कैसे वो आतंकवादियों के खिलाफ 4-4 हाथ लड़ी और कैसे उन्होंने स्टंट सीन दिए और कैसे सब कुछ किया। लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उन्हें याद होगा कि नाडिया हंटर वाली एक ऐसी एक्ट्रेस हुआ करती थी जो कि मतलब एक्शन में उनका कोई सानी ही नहीं था। उन्होंने एक ऐसी फिल्म में ऐसे स्टंट किए कि उनको एक, कहते हैं ना कि उनको एक हंटर वाली का खिताब मिल गया। तो ये वहां से शुरू होता है। फिर जब हम नूतन पर आते हैं, वहीदा जी पर आते हैं, नरगिस जी पर आते हैं, तो उनकी मिस्टर इंडिया, वो जो कि औरत के नाम से महबूब खान ने पहले बनाई थी, वो फिल्म होने दीजिए। सुजाता, मदर इंडिया बाद में बनी, पहले औरत बनी थी, उसके बाद महबूब खान साहब ने औरत को ही उसका रीमेक किया मदर इंडिया के तौर पर। और फिर सुजाता ले लीजिए या आप बंदिनी ले लीजिए, इन सभी फिल्मों में नूतन ने जो है कि एक जो था जातिवाद, या बंदिनी में आप देखिए ना कि एक जेल की वो एक ऐसी औरत है जो कि एक जेल के अधिकारी से प्यार करती है, लेकिन फिल्म के एंड तक, अगर आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी, एंड में आपको इतनी बेचैनी हो जाती है, इतनी दिल में कराह होने लगती है कि क्या हो रहा है, दोनों एक अलग अलग नाव में जा रहे हैं। एक औरत जो एक जेल काट रही है, जो एक प्रेम में है, क्या वो अपना प्रेम बता पाएगी? नहीं बता पाएगी। ये एंड तक चलता रहता है, लेकिन एंड में वो उठती है, खड़ी होती है और चली जाती है अशोक कुमार की तरफ। तो ये सारी फिल्में जो थी, इसको मतलब समय समय पर सारी हमारी जो भी नायिका हैं उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर एक दौर ऐसा भी आया जिसको हम कहते हैं, हमारे सिनेमा में हमेशा से इसको लेकर के एक बहस चलती रही है, कमर्शियल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा। जो फिल्म थोड़ी सी गंभीर होगी, मुद्दे वाली होगी, सोच प्रेरक होगी, उस फिल्म को लेकर के बोल दिया जाएगा नहीं यार इसमें थोड़ा सा कमर्शियल एलिमेंट थोड़ा सा कम है, हाँ यार ये थोड़ा सा ऐसा है। खैर अब तो हम देख रहे हैं कि कमर्शियल और समानांतर पैरेलल वो कुछ नहीं रह गया है। सारे हीरो हीरोइन अब जो हैं मुद्दे वाली फिल्म भी करते हैं, कमर्शियल भी करते हैं। लेकिन आप लोग ये बिल्कुल नहीं भूल सकेंगे, शबाना आजमी 5 बार नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस, स्मिता पाटिल, इन्होंने चाहे मंडी होने दीजिए, अंकुर होने दीजिए, अर्थ होने दीजिए, तमाम फिल्मों इन्होंने जो है अपनी आवाज और उस समय की समस्याएं थी उनको आगे बढ़ाया। हाँ, फिर एक 80 और 90 का दशक एक जरूर ऐसा रहा जब आप देख रहे होंगे, पहले हमारी फिल्मों में ऐसा था कि एक हीरोइन हुआ करती थी, एक वैम्प होती थी। बिंदु जो है वैम्प है और हेलन जो है वैम्प है। तो जो नाच गाने वाला है, जो थोड़ा सा रिवीलिंग पोर्शन था, वो उनके हिस्से में जाता था, और हमारी हीरोइन ने थोड़ा सा एक सती सावित्री वाला जो एटीट्यूड लेकर के मतलब अपना काम करती थी। लेकिन जब 90 के दशक में बच्चन साहब हमारे महानायक एंग्री यंग मैन बन करके आए, तो एंग्री यंग मैन जो है वो खुद विलेन है, वो खुद एंटी हीरो है, वो कहीं ना कहीं जुआ खेल रहा है, कहीं ना कहीं कालाबाजारी कर रहा है, कहीं ना कहीं का डॉन है। तो जाहिर है उसको थोड़ी सी अच्छी प्रेमिका तो मिलेगी नहीं। तो फिर वहां से एक प्रेमिका का जो था, एक हीरोइन का जो था, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू हुआ। हीरोइन का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहीं बार में है या कहीं पर डांसर है, तो वहां से जीनत अमान, परवीन बॉबी, उस तरह का एक दौर शुरू हुआ। और उस वक्त जो एक मल्टी स्टार कास्ट फिल्में थी, वहां पर थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक प्रोजेक्ट, एक बना बनाया सिनेमा ज्यादा हुआ, और हम देखते हैं कि 3-3, 4-4 हीरो वाली फिल्में, उस तरह की फिल्में ज्यादा आई। हालांकि उस वक्त भी जो हमारी समानांतर सिनेमा के जो निर्देशक थे, केतन मेहता होने दीजिए या श्याम बेनेगल साहब होने दीजिए, ये सारे, निहलानी साहब होने दीजिए, इन्होंने जो है वो सिनेमा की समानांतर धारा के तहत उसको बहाव जारी रखा, और उस तरह की फिल्में, मुद्दे वाली फिल्में भी बनती रहीं। लेकिन फिर एक हम देख रहे हैं पिछले 15 सालों से, 10 सालों से एक कमाल का शिफ्ट है। जब गंगूबाई आती है और वो पैंडेमिक के बाद आती है, 100 करोड़ करती है, तो लगता है कि हाँ, कि भाई चलिए हमारी हीरोइनें भी जो हैं इन फिल्मों को कंधे पर उठा सकती हैं। विद्या बालन ले लेने दीजिए या प्रियंका चोपड़ा आप ले लेने दीजिए। प्रियंका चोपड़ा को क्वांटिको में, मतलब जो हॉलीवुड की फिल्म है उसमें, वहां के हॉलीवुड के स्टार से भी ज्यादा, हॉलीवुड के हीरो से भी ज्यादा पैसे मिले।
हमारी जितनी भी महिला निर्देशक हैं उन्होंने भी समय समय पर जो है इस महिला सशक्तिकरण को फिल्मों में, सिनेमा के माध्यम से पूरा किया है। और अब मैं देखती हूँ कि पहले एक जमाना ऐसा था कि करिश्मा या जो हीरोइनें थी हेमा मालिनी जी, जिन्होंने बाद में परिचय, किनारा, इस तरह की फिल्में की, ये एक एज के बाद आती थी, बाद मतलब एक कमर्शियल सिनेमा करने के बाद आती थी और फिर एक मुद्दे वाली फिल्म करके अपने आप को एक अभिनेत्री के तौर पे स्थापित, मतलब एक अभिनेत्री हूँ उसका एक सिक्का जमाती थी। लेकिन आजकल हम देखते हैं जितनी भी यंग लड़कियां हैं, सारा अली खान को देखिए, रकुल प्रीत को देखिए, यामी गौतम को देखिए, आलिया भट्ट को देखिए, ये कमर्शियल सिनेमा भी करती हैं। रॉकी रानी की प्रेम कहानी, वहां पर भी कि क्या होना चाहिए, एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप क्या होना चाहिए। आज की जो पीढ़ी है, आज जितना इंटरनेट है, आज जिस तरह से एक पढ़ाई लिखाई हो रही है, जिस तरह से है, तो वो हम देखते हैं ना कि कई बार मुझे अभी, मैं कल अदा शर्मा से मिली थी, अदा शर्मा अभी केरला स्टोरी में आई थी और अब वो एक और बस्तर में आ रही है मेन लीड में। मैंने उनको यही पूछा कि आपको क्या लगता है ये शिफ्ट कैसा है। उसने कहा मैम जैसे सिनेमा बदल रहा है वह समाज के कारण बदल रहा है। कई बार सिनेमा के कारण समाज बदलता है। सिनेमा में जो चीजें दिखाई जाती हैं अच्छी या बुरी दोनों तरह से प्रभावित करती हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सिनेमा से हमको ज्ञान ही मिलता है। कई बार सिनेमा में जो और दूसरी चीजें होती हैं उसको देख करके भी लोग, मतलब जैसे अब ये आए थे अपना गजनी में, आमिर खान साहब टकले होकर के आए थे, उन्होंने कुछ इस तरह का हेयर स्टाइल किया था, तो बहुत सारे युवाओं ने किया। तो ये नहीं है कि सिनेमा मतलब हमेशा सिनेमा की कोई अच्छी चीज़ ही लोग फॉलो करते हैं। तो मेरा मुद्दा ये है कि सिनेमा और जो समाज है वो एक दूसरे को, कभी ये उसको इन्फ्लुएंस करता है सिनेमा समाज को, कभी समाज सिनेमा को। लेकिन सिर्फ आज की नायिकाओं को ये श्रेय देना कि उन्होंने सिनेमा में बहुत बदलाव लाया है, तो हमारी जितनी भी पुरानी नायिकाएं हैं, जितनी भी 30 के दशक से जो आई हैं, वहाँ से लेकर के जो 2024 तक तकरीबन सिनेमा के भी 100 साल हो गए हैं, तो हमें आज इस महिला दिवस पर उन तमाम नायिकाओं को भी एक, कहते हैं ना कि एक ट्रिब्यूट देना चाहिए, हमें उन्हें भी एक नमन करना चाहिए, हमें उनको भी एक थैंक्स कहना चाहिए कि उनकी ही बदौलत जो सिनेमा यहाँ तक आया, यहाँ तक सिनेमा का सफ़र हुआ और आलिया, रकुल, प्रियंका, विद्या आज उस तरह की फिल्में कहने के लिए और अपनी बात करने के लिए मुखर हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद। अजीत राय, जो अजीत राय जी हैं, धन्यवाद जी। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में समीक्षक के रूप में बड़ा नाम है इनका। अगर भारत से कुछ गिने चुने पत्रकार बड़े बड़े फेस्टिवल्स में जाते हैं तो अजीत राय जी भी जाते हैं। तो अजीत राय जी आपको हॉलीवुड से बहुत अच्छे परिचित हैं, उन पर लिखते भी हैं। तो वहाँ के फिल्म मेकर और यहाँ के फिल्म मेकर, जो पहले अगर हम 25-40 साल पहले देखें तो महिला प्रधान फिल्में इतनी नहीं बनती थी और ना शायद इतनी कोई वो थी बिजनेस को लेकर के, अगर इसको लेकर फिल्म बनाएंगे तो उतना चलेगी। आज के दौर में फिल्म मेकर, कई फिल्म मेकर महिला प्रधान फिल्में बना रहे हैं और वो पैसा कमा भी रहे हैं, फिल्में हिट भी हो रही है। जैसे डर्टी फिल्म, रेखा जी ने उनका जिक्र किया, डर्टी फिल्म का जब ऑफर हुआ विद्या बालन को तो विद्या बालन ने मना कर दिया। मतलब उसने करना चाहा लेकिन उसके परिचितों ने मना करा कि आपका करियर खत्म हो जाएगा। शायद नीतू जी ने, रेखा जी ने लिखा है। तो ये हॉलीवुड में इस तरह के फिल्म मेकर महिला प्रधान फिल्में बनाते हैं, निडर होकर के नहीं, जो भी होगा इसका बिजनेस। और वहाँ के कलाकार, मतलब महिलाएं भी इतना उत्सुक रहती हैं फिल्म करने के लिए। दोस्तों, मैं केशव राय जी के इस प्रोग्राम में खास तौर से रेखा खान को सुनने आया था। आपने जो पोस्टर भेजा था तो मैंने कभी इनको सुना नहीं था, इनका लिखा तो पढ़ता रहा हूँ। और रेखा खान को मैं बधाई इसलिए दे रहा हूँ, तो थोड़ा सा हम पत्रकारिता में जो अच्छी महिलाएं हैं देश में, जिन्होंने मील का पत्थर हासिल किया है और कायम किया है, उनमें सबसे पहले जो नाम आता है सीनियर रत्नोत्तमा सेनगुप्ता का। तो रत्नोत्तमा सेनगुप्ता टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में थी और दिल्ली में हम लोगों ने 30 साल पत्रकारिता की और वहाँ की महिलाओं के बारे में हम लोग सोचते थे, तो हम सोचते थे मुंबई में कोई पत्रकारिता नहीं होती, ये सब टुटपुंजिया एंटरटेनमेंट और यही लिपस्टिक और ये सब होता होगा। लेकिन रेखा खान को पढ़ने के बाद मेरी धारणा बदली। आपको मैं 2-3 महिलाओं के नाम बताऊं। एक थी, हमारी आइडियल हुआ करती थी इंडियन एक्सप्रेस में, निरुपमा दत्त। निरुपमा दत्त ने उस जमाने में कुमार विकल हिंदी के कवि थे जिनके साथ बिना विवाह के सहजीवन में रहने का निर्णय लिया था।
और कुमार विकल ने एक कविता संग्रह लिखा जिसका नाम था निरुपमा दत्त बहुत उदास हूं मैं। तो ये बोल्डनेस था निरुपमा दत्त में, अभी भी हैं, हमारे साथ अभी साहित्य अकेडमी के सेमिनार में हैं वहां दिल्ली में। रत्नोत्तमा सेनगुप्ता, निरुपमा दत्त। चंडीगढ़ में एक अंग्रेजी की थी, हैं अभी वंदना शुक्ला, ट्रिब्यून में है। उन्होंने भी अमेरिका में इतनी प्रताड़ना सही, डाइवोर्स हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन वो झुकी नहीं किसी के सामने और शाम से अकेले रहती हैं। चौथी लड़की है दैनिक भास्कर की, जो मैंने लड़कियों को देखा जो अखबारों में आमतौर पर लड़कियों को हम कहाँ भेजते हैं, फीचर कर लो, वो एडिट लिख लो, ये कुछ सेलिब्रिटी कर लो, लेकिन मेन स्ट्रीम न्यूज में फ्रंट पेज बनाने की डेस्क पर शायदा बानो है एक लड़की, जो दैनिक भास्कर की बहुत बड़ी रिपोर्टर है वहाँ और एडिटर है चंडीगढ़ में। ये सब पटना में एक प्रीति प्रभा लड़की है जो क्रांति से आई है, बैंगलोर में मनोरमा सिंह है, और लास्ट में मनीषा पांडे हमारी दोस्त रही, पहले इंडिया टुडे में थी, अब दैनिक भास्कर में भोपाल में। ये सब औरतों ने पत्रकारिता में एक नया इतिहास रचा है और इन्होंने इस मिथ को साबित किया है कि दिमाग केवल पुरुषों के पास होते हैं। रेखा खान उसी में से एक है। मैं रेखा खान का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस मंच पर, क्योंकि इन्होंने बियॉन्ड जाकर अपने सिनेमा के और जो भी लिखती हैं वैसा किया है। आपने जो हॉलीवुड की बात की, यूरोप की बात की, इसके लिए हमें समझना होगा कि ये इस दुनिया में जो स्त्री मुक्ति की बात सबसे पहले कब आई। वो आई आज से 150 साल पहले। हेनरिक इब्सन एक नॉर्वे का नाटककार हुए, उन्होंने डॉल्स हाउस नाटक लिखा और डॉल्स हाउस में उसकी नायिका पूछती है कि मेरा घर है ही नहीं तो मेरे पति का घर है। वहां जब स्त्रीवादी मूवमेंट पूरे यूरोप में नहीं था। बाद में उन्होंने हेडा गेबलर लिखा जिसका एक डायलॉग आपके दिल में बस जाता है। हेडा गेबलर वो आजादी की तड़प में तड़पती है औरत, और वो कहती है कि जिंदगी खूबसूरत तो नहीं हो सकी, मौत खूबसूरत होनी चाहिए। वहां से हेनरिक इब्सन ने स्त्री मुक्ति आंदोलन चला। बाद में सिमोन दे बोवेर, जो कि नोबेल लॉरिएट, जिन्होंने दुनिया में कुछ लेखकों ने नोबेल प्राइज ठुकराया था, बड़ी साहस का काम था नोबेल प्राइज, और कहा कि नोबेल प्राइज मेरे लिए एक बोरे आलू के बराबर है। उसका नाम था जॉन पॉल सार्त्र। उसकी संगिनी थी 69 में और 59 में सिमोन दे बोवेर। पेरिस में उसके नाम पर एक चौराहा है, उसने भी कभी शादी नहीं की दोनों ने। बहुत अच्छे। और हमारे हिंदुस्तान में हर बड़ा लेखक, चाहे वो नामरजी हो या राजेंद्र यादव हो या केदारनाथ सिंह हो या अशोक वाजपेयी हो, वो सार्थ बनना चाहते हैं। हिंदी में हर बड़ा लेखक सार्थ बनना चाहते हैं। तो उसने एक द सेकंड सेक्स करके एक किताब लिखी, यानी कि दूसरे दर्जे की नागरिक। वहां से स्त्रीवादी मूवमेंट शुरू हुआ और यूरोप में पेरिस और लंदन और बर्लिन की सड़कों पर बर्न द ब्रा आंदोलन शुरू हुआ। तो उसके बाद से फिर इसका असर सिनेमा में दिखाई दिया बहुत बड़े लेवल पर। और सिमोन दे बोवेर ने कहा कि औरत जन्म नहीं लेती, औरतें बनाई जाती हैं। यानी कि जन्म से औरत मर्द बराबर होते हैं, लेकिन सोशलाइजेशन में औरत बना दी जाती है, उसके रोल डिफाइन कर दिए जाते हैं। आप कैन फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड थिएटर लुमियर में जाएं तो वहां टॉयलेट में पता चलता है कि स्त्रियों की मुक्ति कितनी बड़ी है। टॉयलेट में, पुरुषों के टॉयलेट में जहां 50 लोग खड़े हैं, औरतों के टॉयलेट में 150 औरतें खड़ी हैं। इसका मतलब है कि कान में सभागार में कितने उनकी संख्या है सिनेमा में। और वो लोग, वो केशव जी, वो लोग हम लोगों से कम 100 साल आगे हैं और वहां सारे आंदोलन हो चुके हैं। और उनमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 काम किया, यूरोप ने और बाकी लोगों ने। उन्होंने औरतों के मन से डर निकाल दिया। आप हिंदुस्तान की औरतों के मन से डर निकाल दीजिए, उनका सशक्तिकरण हो जाएगा। दूसरा काम उन्होंने किया कि उन्होंने इज्जत प्रदान की। यानी कि जो पोर्न स्टार्स हैं अमेरिका और यूरोप में, वो खुलेआम अपना नाम देते हैं, क्रेडिट में निकलता है, चोरी छुपे का नहीं है। या एम्स्टर्डम के रेड लाइट एरिया में वो चोरी छुपे नहीं है, वो खुलेआम है और उनको इज्जत है। तो डर निकालिए और उन्हें इज्जत प्रदान कीजिए। और औरतों को वो सेक्स, वायलेंस, ये सारी चीजों से वो सिनेमा बहुत आगे चला गया है। आज जो गॉडफादर के मेकर फ्रांसिस फोर्ड कपोला की बेटी सोफिया कपोला, आप देखिए किस ब्रिलियंस के साथ वो खड़ी है। या इजाबेल हपर्ट जो फ्रांस की है, वो किस ब्रिलियंस के साथ खड़ी है। या आप देखिए जो मातृ प्रधान देश हैं दुनिया में, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड ह्यूमन इंडेक्स में सबसे बड़े देश हैं, मातृ प्रधान देश हैं वो।
और सबसे आगे डेवलप कर गए हैं। मुझे एक दुख होता है कि हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनना चाहता है और हम महान राष्ट्र बनना चाहते हैं। हम यदि 50% अपनी शक्ति को, नारी शक्ति को हमने घरों में बंद कर दिया तो हम महान राष्ट्र कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते ना। तो महान राष्ट्र बनने के लिए जरूरी है कि राष्ट्र के हर नागरिक की क्षमता और शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो। हमने वो नहीं किया, हमने उनको छूट नहीं दी। हमारे निर्णय में आप कहते हैं हम अपनी पत्नी को, एक आदमी मिला मुझे कहीं भाषा में कि मैं अपनी पत्नी को बहुत इज्जत देता हूं, मानता हूं सब ने। मैंने उससे पूछा कि घर में निर्णय कौन लेता है? तो निर्णय लेने में उनकी आजादी नहीं है, वही लिमिटेड होती है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको भी निर्णय की आजादी नहीं देते हैं। निर्णय हमारा होता है कि तुम यहाँ रहो, तुम ऐसे करो, तुम ये खाओ, तुम वो पियो, तुम ऐसे करो। यूरोप में और जो समाज है केशव जी, जैसा हमारा समाज होगा उसी तरह का सिनेमा होगा। आपकी मैं 4 बड़ी एक्ट्रेस के नाम बताता हूं, उनका नाटक आप लोग जरूर देखिएगा, वो आंखें खोल देने वाली है। औरतों की बॉडी और उनके मोटापे को लेकर हम पूरे समाज बहुत भद्दे कमेंट करते हैं। एक लड़की है एनएसडी की, ज्योति डोगरा, उसने एक नाटक किया है मास, MAAS, द्रव्यमान, और वो 2 घंटे तक जिस तरह से बॉडी शेमिंग को लेकर वो स्टेज पर वर्क करती है और काम करती है, आंखें खुल जाती है। अनुभा फतेहपुरिया कलकत्ता की एक्ट्रेस हैं, उसने किया है पीस है, जिसमें वो मोपासा से लेकर सार्थ के विमेन टेक्स्ट वो पढ़ती है। ये जिशान अयूब की पत्नी है रशिका आगा से, उसका स्टैंड अप विद डी गर्ल, जिसमें कि बुरी लड़की और अच्छी लड़की और उसके समाज में क्या रिपरकशंस है उस पर वो बात कर रही है। सविता रानी, और ये जो औरतें हैं ये मंच पर एक नया इतिहास रच रही हैं। हमें उनको देखना होगा और समझना होगा। और सिनेमा में अभी हिंदुस्तान में अभी 100 साल लगेंगे उस बराबरी का सिनेमा का आने में, 100 साल लगेंगे। और यूरोप और अमेरिका और हॉलीवुड तो कई हजार करोड़, वकांडा फॉरएवर की नायिका कौन है? वो औरत है और ब्लैक वीमेन है, 3000 करोड़ की फिल्म है वो, और उनके नायक बदल रहे हैं, उनकी नायिकाएं बदल रही हैं। वो अपनी कमान रहे हैं क्योंकि उनको राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है। चीन, जापान, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, और भारत और इंग्लैंड, तो उसमें भारत देख लीजिए। भारत जिस दिन अपनी औरतों को इज्जत करना शुरू कर देगा और जिस दिन हम उनको आजादी देंगे, उनके जीवन से डर निकाल देंगे ताकि उनको हर जगह झूठ ना बोलना पड़े, क्योंकि झूठ बोलने में बहुत मेंटल एनर्जी जाती है। तो डर निकालिए उनके, और जीवन से झूठ नहीं बोलेंगे तो वो खिलखिलाएंगी, वो हंसेंगी, उनकी हंसी से हमारा समाज गुलजार होगा, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। उस दिन हमारा सब कुछ, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा। थैंक यू। नीतू जी, आपने बायोपिक पे अभी स्टोरी की थी और कई अभिनेत्रियों से मिली थी आपने, तो वो थोड़ा कुछ अनुभव बताइए। बहुत कम महिलाएं बची हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। उम्मीद है फेसबुक लाइव चल रहा है जी, ज़्यादा दूर नहीं हूँ, बैठ के बात कर लेते हैं। नीतू सिंह मेरा नाम है, मैं दैनिक भास्कर में हूँ, एंटरटेनमेंट देखती हूँ। उसके अलावा मेरा एक कॉलम जाता है शक्तिपीठ, खासकर महिलाओं पे जाता है। रेखा जी ने काफ़ी कुछ कह दिया है इंडस्ट्री के बारे में, फिल्म के बारे में, पूरा इतिहास उन्होंने लगभग बता दिया है। मैं आज आना चाहूँगी महिलाओं की अपनी ज़िंदगी पे, उनके निजी जीवन पे। मैंने जिन महिलाओं के बारे में जाना, उन पे लिखा, उनके संघर्ष को जाना है मैंने, और मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं शुरू पैदा होती हैं, वो तो खैर मैं इसे महिला दिवस नहीं मानती हूँ। मेरे लिए अगर आप कहें तो मेरे लिए ये एक शक्ति दिवस है। महिला नाम लोगों ने जोड़ दिया है, शक्ति, प्रकृति। आज महाशिवरात्रि है, ये तो बड़ा अच्छा एक सहयोग है कि शिव शक्ति का आज मिलन हुआ है। तो शिव ने भी माना है कि उन शक्ति के बिना शिव शव है। तो शक्ति, नारी, प्रकृति हमारी देवी आदि शक्ति है। सो हम उनका कहीं ना कहीं हम में अंश है, हम महिलाओं में। तो मेरे लिए आज का दिन, मैं पहले ये कहना चाहूँगी, शक्ति दिवस है। मैं इसे पर्सनली मानती हूँ, और जितना मैंने अपने जीवन, अपने आसपास के लोगों, और जितनी मैंने महिलाओं के बारे में लेख लिखे हैं,
मुझे इतना समझ आया है कि हम पैदा होते ही हम सृजन करते हैं, हम जननी है। उन्होंने कहा कि जन्म से ही आपको बांट दिया जाता है, लेकिन जो पैदा ही करता है उसे आप कहाँ से बांटेंगे? वही प्रकृति है, जननी है, सो उसे तो आप बांट ही नहीं सकते। स्त्री हमेशा है, हमेशा रहेगी, वो नहीं रहेगी तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, तो वो तो रहेगी। बात आती है अस्तित्व की, तो हमारे सनातन में पहले से ही हमेशा से देवी पहले ही रही है। बीच में कुछ ऐसी है धारणाएं हैं, सोच है, मान्यताएं हैं, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं महिलाएं ही थोड़ी बहुत जिम्मेदार है, क्योंकि वो इतनी कोमल और इतनी बलिदानी होती है कि वो खुद ही सब चीज़ें, हाँ चलो हम परिवार को लेके चलना है, समाज को लेके चलना है, तो हम खुद ही गिव अप कर दिया करते हैं चीज़ों पे। जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने महिलाओं के बारे में एक केस बताना चाहूँगी आपको। भारती सुमेरिया जी हैं, आज एक बहुत बड़ी बिजनेस वुमन है, और वापी में उनकी बहुत बड़ा बिजनेस है, 3 फैक्ट्रीज हैं। उनकी कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। जब मैंने उनसे बात की शक्तिपीठ के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सिर्फ 9वीं पास है। उनका परिवार गुजराती परिवार में जन्मी, पैदा ही हुई तो उन्हें मतलब एक तैयारी शुरू करा दी गई कि आपको अच्छे घर में शादी होनी है, आपको परिवार संभालना है। मतलब अगर एक लड़की पैदा होती है तो आप बेटी नहीं को की परवरिश कर रहे हैं, आप उसे बहू बनाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी की पत्नी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप बेटी के अपने अस्तित्व की, उसके बारे में बिना सोचे समझे आप एक तैयार कर रहे हैं कि एक घर में जाके उसको एक जिम्मेदारी संभालनी है, परिवार संभालना है, बेटी बनना है, बहू बनना है। बेटी तो आप हैं, बहू बनना है, पत्नी बनना है, माँ बनना है। उसकी अपनी क्या सोच है वो तो वही मर जाती है, तो वो वैसे ही सोचना ही शुरू कर देती है, उसका स्ट्रक्चर वही होता है। उनकी कहानी से मुझे ये प्रेरणा मिली कि उन्होंने कहा वो भी उसी माइंडसेट में थी। उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, 2 जुड़वा बच्चे हुए, तीसरी जो थी बेटी वो 3 बच्चे थे उनके। 9वीं पास है। सास ने जो कहा उन्होंने वो किया, पति ने जो कहा वो उन्होंने किया। घरेलू हिंसा, पति अगर अच्छे मूड में नहीं है तो कभी कभार गुस्सा कर लिया, मारपीट कर दी उनके साथ, वो चला ले लेती, चलो यही मेरा नसीब है, क्योंकि माता पिता ने इसी माइंडसेट के साथ उनको आगे जीवन में ढकेल दिया। ठीक है, उन्होंने ये मुझे कहा कि मैं बाहर सब्जी लेने भी नहीं जाती थी स्टॉल्स पे, कभी जीवन में बाहर ही नहीं निकली। सब्जी भी मेरी सास लेने जाती थी, मैं घर से बाहर ही, मेरा काम किचन, मेरे बच्चे, मेरा परिवार उसी में था। एक वक्त आया कि पति ने बहुत ज़्यादा गुस्से में उन्हें उनकी बेटी के सामने पीट दिया, बहुत बुरी तरह मारा। हालांकि वो रोज़ाना मारपीट होती थी, वो उन्हें उनकी बेटी ने जिस तरह से उनको देखा वो उन्हें बहुत अपमानित महसूस हुआ उस वक्त। तो उन्होंने ये कहा कि मेरे माता पिता ने तो मुझे ये दे दिया, अब मैं मेरी बेटी को भी यही सीख दे रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी। रात भर वो रोती रही और अगले दिन उन्हें कुछ नहीं सूझा और वो अपने बच्चों को उठा के अपने मायके चली गई। उन्हें समझ ही नहीं आया मुझे करना क्या है, लेकिन यहाँ से तो निकलना है, क्योंकि वो माहौल उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ गई तो उनके पिता ने भी कहा ये आपका घर ही नहीं है, कुछ दिन रहो, माँ दिमाग ठीक शांत करो और अपने घर जाओ। वो उनसे जाया ही नहीं जा रहा है, बार बार, मतलब वो, अब उस वक्त उन्हें एहसास हुआ कि मतलब ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, मेरी गलती नहीं है, मैं क्यों सुनूं। लेकिन ना पढ़ाई है, शिक्षा नहीं है आपके पास, कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, बाहर जाने का, बात करने का तरीका नहीं आता आपको। तो उन्होंने कहा कि कुछ दिन मैं सोच रही थी एक काम करती हूँ, जहर लाती हूँ, हम बच्चों को दे देती हूँ और मैं धीरे से ख़त्म करती हूँ अपनी ज़िंदगी, ये उन्होंने सोच रखा। लेकिन उनकी ही बेटी ने उस दौरान जब वो डिप्रेशन में जा रही थी, सुसाइडल डिप्रेशन था उनको, तो उनकी बेटी ने किचन से, वो खाना तो नहीं बना सकती थी, वो खा नहीं रही थी, तो उनकी बेटी खाना लेकर आई थाली में, उनको बोला मम्मा ऐसे मत रहो, आप बीमार हो जाओगे, आप खाना खाइए पहले, फिर सोचिए क्या करना है। उनकी 10 साल की बेटी ने उन्हें समझाया। तो बोली जब ये 10 साल की होके मुझसे ऐसे बात कर सकती है, मेरे लिए खाना ला सकती, तो क्या मैं अपने बच्चों को नहीं पाल सकती, मैं मार कैसे सकती हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि मैं माँ हूँ, मैं अपने बच्चों को उस माहौल से लेकर आ गई, मैं इनको पाल नहीं सकती हूँ। फिर उन्होंने अपने भाई से बात की, एक प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में उन्होंने काम किया। 9वीं पढ़ा हुआ इंसान को क्या मिलेगा, तो वहाँ जो प्लास्टिक्स के डब्बे बनते थे उन्होंने वहाँ काम शुरू किया। मुश्किल से 2-3 हज़ार सैलरी थी उनकी। वहाँ से काम करते करते समय था, लोग वही कि अब वो दौर था 94-95 का, लोग ये कह रहे थे कि ये कहाँ सरवाइव कर पाएंगी, ना पढ़ाई है ना कुछ है, आप घर चले जाओ।
पैतृक ऐसा भी है कि आपको घर तो मिल रहा है, छत तो मिल रही है, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे। उस माहौल को उन्होंने लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना था, वो आगे बढ़े और धीरे धीरे उन्होंने उसी फैक्ट्री से रेंट पे अपने लिए एक जगह ली। उन्होंने कहा जब मैं प्लास्टिक के डब्बे बना सकती हूँ तो मैं खुद क्रिएट भी कर सकती हूँ। उन्होंने बनाना सीखा, वो वहाँ से आगे आए, उन्होंने एक छोटी सी जगह ली रेंट पे। सारी चीज़ें करते हुए वो आगे बढ़ते रहे और आज मुझे 15 साल के बाद उनकी जो जर्नी मैं शॉर्ट में निपटाना चाहूँगी कि आज उनके पास 3 फैक्ट्री हैं वापी में, 15 करोड़ का उनका टर्नओवर है, उनके पास बंगला है, बच्चों के लिए उन्होंने अपने लिए मर्सिडीज गाड़ी ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों वो सम्मानित हो चुकी हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि नीतू, जब मेरे जैसी लड़की जिसने कभी बाहर महिला कदम नहीं रखा है और अगर वो आज यहाँ इस जगह पे खड़ी है तो देश की कोई भी महिला इतनी शक्ति और पावर है उसके अंदर, वो कर सकती है। जब उसको अपने बच्चों पे आ जाए और खुद के जब अस्तित्व वो पहचान लेना कि मैं इनसे तो कमजोर नहीं हूँ, जब वो अपने आप में आ जाती है तो वो सब कुछ कर ले जाती है। तो मुझे ये लगता है कि नारी शक्ति है। कमी सिर्फ ये है समाज में कि आज ये हम महिला दिवस इसलिए मना रहे हैं क्योंकि हम शायद महिलाएं ही महिलाओं को उतना सपोर्ट नहीं करते हैं, उतनी पहचान हम नहीं देते हैं। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनके लिए आगे आना चाहिए। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने संघर्ष किया है और हमें उनके साथ में जुड़ के खड़े रहना चाहिए और उनके लिए आगे आना चाहिए। बहुत जी, धन्यवाद। ये मेरी सोच। सुनील लेखक निर्देशक, ये नारी जो है वो अपनी जीवन यात्रा एक बालिका के रूप में शुरू करती है। उसकी जीवन यात्रा कितनी लंबी है, वहाँ से वो अपने भाइयों और बहनों के साथ जीती है, माता पिता के साथ। फिर एक वक्त आता है जब वो बाबुल का घर छोड़ के एक स्टेप किसी और संसार में जाती है, अपने पति के साथ निभाती है, बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो नारी का इतने आयाम से गुजरना, इतना डायमेंशन से गुजरना, उसकी कितनी महान जर्नी है, वो वहां तक चलती है। और कम समय लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि नारी तो है वो है नारी जो दिखती है अभिलाषी नहीं, बुझी तो राख, जली तो आग और उठे तो ज्वाला है। डॉक्टर आनंद कुमार श्रीवास्तव, 2-3 मिनट जैसा भी आप। कोई बात नहीं। आदरणीय केशव जी एवं सहृदय बंधु, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और संयोग से महाशिवरात्रि भी है। अभी आपने कहा कि शिव, हमारे शास्त्रकार कहते हैं, आचार्य कहते हैं कि शिव में जो ई है वह शक्ति है। उस ई को निकाल दे, इकार को, तो शव बचता है, तो शक्ति है। और बहुत लोगों ने कहा, पहले भी कहा कि महिला को अब शक्ति संपन्न बनाने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से ही उसके शक्ति है। किसी ने लिखा, अभी बहुत कम समय है, मैं केशव राय जी को बार बार देख रहा हूं कि समय का दबाव है उनके ऊपर, बस 1-2 मिनट में अपनी बात यूं ही, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं तो बस पुरानी बातें कर लेता हूं, आप लोग तो नई बातें और सामयिक बातें कर रहे थे। किसी ने लिखा कि विधाता ने, ब्रह्मा ने जब गद्य लिखा, प्रोज लिखा तो पुरुष पैदा हुए होंगे, और जब कविता लिखी, कविता की तो नारी पैदा हुई होगी। उसमें लय है, उसमें छंद है। शक्ति देखें, अगर हम पुराने 1-2 उदाहरण ले लें, केवल पति सो रहे हैं और पत्नी के पूजा का समय हो गया सायंकाल, पति को अगर जगाती है तो उनकी नींद में खलल पड़ेगी।
वो कहती है पति को कष्ट नहीं देना चाहती, सूर्य से कहती है सूर्य अभी ठहर जा, सूर्य रुक जाता है। ये नारी की शक्ति है, ये पतिव्रता की शक्ति है। सावित्री, सत्यवान, तमाम उदाहरण भरे पड़े हैं हमारे आख्यानों में, आख्यायिकाओं में। ओशो एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वैसे तो अर्धनारीश्वर की कल्पना है, आधा शरीर शंकर का और आधा शरीर पार्वती का अर्धनारीश्वर है, लेकिन वो कहते हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वह पुरुष है और चाहे महिला है, अर्धनारीश्वर है। पुरुष के अंदर एक महिला होती है और एक महिला के अंदर एक पुरुष होता है। और इसीलिए क्या है कि पुरुष बड़ा डावाडोल होता है, उसके अंदर महिला है, कई बातों में इधर उधर करता रहता है, लेकिन महिला के अंदर एक पुरुष है। वह जब ठान लेती है ना, तो ठान लेती है, फिर पुरुष को झुकना ही पड़ता है। तो इतने अधिकार थे हमारे यहाँ। एक बात और कह के आप सब लोग फिल्म लाइनों, फिल्म के समीक्षक बैठे हैं। हमारे काव्यों में जब भी प्रेम की बात आई नायक और नायिका में, तो हमारा कवि, पुराना कवि, पहले स्त्री के प्रेम का वर्णन करता है, क्योंकि स्वयंवर का अधिकार केवल स्त्री को है, पुरुष को नहीं है। आज भले ही बदल गया हो। तो वो कहता है कि आदौ वाच्य स्त्रियः रागः पश्चात पुंसि तदिंगिते। पहले स्त्री के राग का वर्णन करना, पहले स्त्री प्रेम करती है, उसके बाद उसके संकेतों को देख करके तब पुरुष प्रेम करता है। आप नल दमयंती की कथा उठा के देख लें, राम और सीता का उठा करके देख लें, इंदुमती अज का उठा करके देख लें, किसी भी कहानी को उठाएंगे, पहले पुरुष का प्रेम नहीं दिखाया जाएगा, पहले नारी प्रेम करती है। इंदुमती जब स्वयंवर में घूम रही है जयमाल लेकर के, तो इंदुमती पहले वर्ण कर लेती है, या सीता ने पहले वर्ण कर लिया है राम को पुष्प वाटिका में देख करके। तो नारी के अंदर इतनी शक्ति है। मैं बहुत कुछ हम सब लोग बोल सकते हैं नारी और महिला, लेकिन केशव जी का एक मुझे उनका आदर भी करना है, और मैं बहुत अभिभूत हूं सर आपसे। जब से आपसे जुड़ा हूं, आप इतने कार्यक्रम करते हैं और बड़े स्तर के कार्यक्रम होते हैं, और आज का जो नाटक था बड़ा अद्भुत था। हर तरह से मैंने कर्ण को पढ़ा है, महाभारत कर्ण को देखा है, लेकिन जिस तरह की आज की प्रस्तुति थी, और बड़ा सामयिक प्रस्तुति आपने कराई इन महिलाओं के द्वारा, बच्चियों के द्वारा, धन्यवाद। राइस राठी जी लेकर के थैंक यू। मेरा नाम राजेश राठी है और मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। इत्तेफाक की बात है, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत में जो पहली फिल्म की थी एज एन असिस्टेंट, वो फिल्म महिला प्रधान थी। उस फिल्म का नाम था कमला। उसके निर्देशक थे जगमोहन मुंद्रा, और उसके बाद जो मेरा सफर उनके साथ शुरू हुआ, लगभग 9 फिल्मों में मैं उनके साथ एसोसिएट रहा। उस दौरान हमने एक और फिल्म की थी बवंडर, वो भी महिला प्रधान फिल्म थी जिसमें नंदिता दास थी। उस दौर में जो कलाकार ऐसी फिल्मों में काम करते थे, उनको ऊपर एक लेवल लगा दिया जाता था कि आर्ट फिल्म के एक्टर्स हैं, लेकिन अच्छा ऐसी फिल्मों को उस समय एक्सपोजर भी इतना नहीं था, क्योंकि उस समय मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, टेलीविजन इतना वो नहीं था। तो आज बहुत दौर बदल गया है, और अब मेन स्ट्रीम की जो एक्ट्रेसेस हैं वो भी ऐसी फिल्मों को करना पसंद करती हैं, जिसकी वजह से आज ऐसी फिल्में 100-100 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, जैसा आपने कहा। मैं टेलीविजन भी मैंने बहुत किया, और आज से करीब 21 साल पहले मैंने एक टेलीफिल्म बनाई थी जिसका नाम है अधिकार, जो मेरे YouTube चैनल पे है। अभी मेरी बात खत्म हो जाए तो उसका प्रोमो दिखाएंगे। तो ये तो रही फिल्मों की बात। अभी अजीत जी जैसे कह रहे थे डर की एक बात, या आपने भी कहा कि प्रगति तो महिलाएं कर रही हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन अंडर करंट में कहीं ना कहीं एक डर है।
और वो डर इसलिए है क्योंकि जो पुरुष है उसको अपना नजरिया औरतों के प्रति बदलना बहुत जरूरी है। जब तक वो नहीं बदलेगा ये डर नहीं जाएगा। और आप लोगों को शायद पता हो, विश्व का पहला महिला थाना हिंदुस्तान में खुला 1973 में, कोझिकोड केरल में। और आज से 10 साल पहले हिंदुस्तान में 500 महिला थाने थे, आज की तारीख में 800 हैं। ये बताता है कि हमारे समाज में इस प्रगति के पीछे जो अंडर करंट है, उस डर का, उस पुरुष के नजरिए का, जिसकी वजह से हमारे महिला थानाओं की संख्या बढ़ रही है, ये बड़ा सोचनीय है और इस बारे में हमें सोचना चाहिए। विराम करता हूँ और हाँ ठीक है। जैसे आज भास्कर या नई दुनिया में आपके नवभारत टाइम्स में होगा, सियाचिन में विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, वहां पर एक महिला की पोस्टिंग है। फ्रंट पेज पे है सर भास्कर या नई दुनिया आपका ना? जी जी सर। मैं भी रेखा जी को सुनने ही आया था, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। और अभी आपने सब ऑडियंस तो बहुत कम बची, लेकिन वो यूट्यूब पर उसके लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो चाहिए की भाषा यूज करते हैं ना, कि पुरुष को स्त्री को समझना चाहिए या उसको शक्ति देनी चाहिए, ये चाहिए वाली भाषा नपुंसक भाषा है, कभी काम आएगी नहीं, ये तय है। दूसरी बात, मैंने भी एक कहानी लिखी थी जिसमें एक जगह जिक्र है कि भ्रष्टाचार हटाने के लिए समाज लड़ रहा है आपस में, एक साथ भ्रष्टाचार हटाओ। जिस जगह, हमारे राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, अगर बाप अपनी बेटी के लिए दूल्हा देखने जाता है तो पूछता है कि ऊपर की कमाई कितनी है। जब ये बात हमारी इनबिल्ट हमारे अंदर है, हमारे समाज के अंदर है, तो कुछ बुराइयां हटा नहीं सकते। और जहां तक स्त्री शक्ति का सवाल है, शक्तिशाली चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको कोई दबा नहीं सकता। वो हमेशा अव्वल रहेगी, चाहे वो परिवार में है, चाहे समाज में है, चाहे पड़ोस में है। मैंने अपनी माँ को देखा है, मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखा है। खैर, ये मैं उपदेश वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि जाते जाते हास्य के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ कि स्त्री को शक्ति की ज्यादा जरूरत नहीं है, पहले से उनके पास बहुत पावर है। तो छोटी सी कविता है, छोटी सी कविता है कि आपने एक किस्से कहानियों में पढ़ा होगा, अलादीन का जादुई चिराग होता है। वो आज तक जब भी मिला किसी पुरुष को ही मिला है, आज तक किसी महिला को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? मैंने ये कहने की कोशिश की है कि झूठे बर्तनों के ढेर से घबराकर महिला बोली, है ईश्वर, ये अलादीन का जादुई चिराग हमेशा किसी पुरुष को मिलता है, किसी महिला को क्यों नहीं मिलता? जिन हमारा भी हाथ बटा दिया करता। प्रकट हुए परवरदिगार और बोले कि नियम के अनुसार एक महिला को एक बार में एक ही जन्म मिल सकता है। एक महिला को एक बार में एक ही जन्म मिल सकता है। हमारा रिकॉर्ड कहता है तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जन्म मिल चुका है। हमारा रिकॉर्ड कहता है कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें तुम्हारा जन्म मिल चुका है। उससे अभी तुमने आटा पिसाने भेजा है, रास्ते में टेलर से तुम्हारा ब्लाउज लेते हुए, मकान मालिक को किराया देते हुए तुम्हारे लिए झंडू बाम लाएगा। पहले बाम लगाएगा, फिर काम पर जाएगा। इस जिन्न की तरह उस जिन्न का दुरुपयोग भी संभव है, अतः महिलाओं को चिराग मिलना असंभव है।